नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 22। हिस्ट्री से दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 22। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है आपके 21 प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज दोस्तों हम हिस्ट्री से जो है पेपर जो है आपका सेकंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 से आपका 60 तक, ठीक है। चलिए साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 31 नंबर। आपको आंसर करना है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन देखिए 1938, 1939, 1940 या फिर 1941। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? यहाँ पर आप सभी जानते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किसने की, आपको पूछा जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की, ठीक है। कब की, तो ये आपको पूछा गया है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1939, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य दोस्तों कांग्रेस के भीतर जो है वामपंथी विचारधारा को संगठित करना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उग्र संघर्ष करना था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, चीन में अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? यानी कि चीन में जो अफीम युद्ध हुआ 1839 टू 42 के बीच में, तो दोस्तों ये किनके बीच लड़ा गया? चीन और फ्रांस के बीच, चीन और ब्रिटेन के बीच, या फिर चीन और जापान के बीच, या फिर चीन और रूस के बीच? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों? चीन में प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1839 से 42 के बीच में, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1839 से 42 के बीच में जो है क्या हुआ था? चीन में अफीम युद्ध हुआ था दोस्तों। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बताना है ये किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो किसके बीच हुआ था दोस्तों अफीम युद्ध? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 का। ये दोस्तों प्रथम जो है अफीम युद्ध था, ठीक है। प्रथम भी साथ में इसको नोट करेंगे, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का क्या हो जाएगा? चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 से लेकर 42 के बीच में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और अगर आपको पूछा जाए कि इस युद्ध का समापन जो है किस संधि से हुआ, ठीक है, किस संधि के साथ जो है इस युद्ध का समापन हुआ, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर नानकिंग की संधि, ठीक है। मैंने आपको बताया था नानकिंग, ठीक है, नानकिंग की संधि, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा किस संधि से जो है अफीम युद्ध का समापन हुआ, तो आपको याद रखना है नानकिंग की संधि, ठीक है। ध्यान रखेंगे नानकिंग की संधि जो है कब हुई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये हुई थी 1842 में। कब हुई थी? 1842 में दोस्तों नानकिंग की संधि हुई थी। इसी संधि के साथ जो है चीन में प्रथम अफीम युद्ध का समापन हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 33 का आंसर करेंगे। 33 है दोस्तों, स्वर्ण रस की घटना का संबंध किस देश से है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये मैंने आपको बताया भी है पहले, स्वर्ण रस, गोल्ड रस की घटना जो है ये दोस्तों किस देश में है, ठीक है। इसका संबंध किस देश से, किस देश में घटित हुई दोस्तों ये गोल्ड रस की घटना? ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 33 का? स्वर्ण रस यानी कि गोल्ड रस की जो घटना है दोस्तों, इसका संबंध है दोस्तों अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका कैलिफोर्निया से इसका संबंध है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे जो गोल्ड रस की घटना है ये कहाँ हुई थी? अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी, ठीक है।
और साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ दोस्तों एक क्या हुई थी, सोने की खोज हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? आपका कैलिफोर्निया पर। ठीक है, यानी कि कैलिफोर्निया में एक सोने की खोज हुई थी दोस्तों। कब हुई थी इसको ध्यान में रखेंगे, 1848। ठीक है, 1848 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कैलिफोर्निया में क्या हुई थी, सोने की खोज हुई थी। ठीक है, सोने की खोज। ठीक है, तो इसी को दोस्तों गोल्ड रश की घटना बोलते हैं। ठीक है, इस खोज के कारण क्या हुआ, लगभग 3 लाख लोग दोस्तों क्या अमेरिका और विदेशों से जो है कहाँ पहुँचे, कैलिफोर्निया पहुँचे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो एक खोज हुई दोस्तों 1848 में कैलिफोर्निया में सोने की, तो इस खोज के कारण दोस्तों लगभग 3 लाख लोग जो है अमेरिका और विदेशों से जो है कैलिफोर्निया पहुँचे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, गोल्ड रश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर करेंगे। 34 है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, इसी सभा से दोस्तों आपका एक एक पत्रिका निकली थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी से जो है, इसी सभा से जो है एक पत्रिका निकली थी, कौन सी? ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका आपको पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा से ही दोस्तों आपका जो है ये पत्रिका निकली थी, तत्वबोधिनी नाम की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा है इसकी स्थापना किसने की। चलिए आंसर कीजिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की दोस्तों? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए पहला तो आपको याद रखना है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कब की, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहला फैक्ट याद रखना है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। अगर आपको पूछा जाए कब की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना जो है 6 अक्टूबर 1839 को जो है इसकी स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, कब हुई? 6 अक्टूबर 1839। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो 6 अक्टूबर 1839 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। अगर पूछा जाता है कहाँ हुई, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है दोस्तों कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में स्थापना हुई थी दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की। तो यहाँ से आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 6 अक्टूबर, ठीक है, 1839 को कलकत्ता में की थी। और इसका उद्देश्य ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य दोस्तों राजा राम मोहन रॉय के विचारों का प्रचार करना और उपनिषदों के ज्ञान को तर्क संगत रूप से फैलाना था दोस्तों। ठीक है, और यहीं से दोस्तों इसी सभा से एक प्रमुख पत्रिका निकली थी, तत्वबोधिनी पत्रिका, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसी सभा से एक प्रमुख पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका थी दोस्तों, वो इसी सभा से निकली। और बाद में 1859 में इसका विलय जो है कहाँ हो गया? ब्रह्म समाज में हो गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आंसर करेंगे, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने कई बार पढ़ा होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन, जर्मनी में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया। और दोस्तों आपको एक भी याद रखना है यहाँ पर कि पूछा जाता है कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। ठीक है, तो मार्टिन लूथर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं आपको। ठीक है, आपको पूछा जाएगा बाइबल, ठीक है, बाइबल का जर्मन भाषा में, ठीक है, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बाइबल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया दोस्तों किसने किया, मार्टिन लूथर ने किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनका सिद्धांत आप जानते हैं, इनका सिद्धांत था विश्वास द्वारा मुक्ति। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको विश्वास, ठीक है, विश्वास द्वारा मुक्ति। ठीक है, विश्वास द्वारा मुक्ति जो है ये किसका सिद्धांत है, तो ये दोस्तों किसका सिद्धांत है, मार्टिन लूथर का सिद्धांत है। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 36। ये आपका उत्तराखंड जीके से है क्वेश्चन। आपको आंसर करना है उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी ने जेल में कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन देखिए, बद्रीदत्त पांडे, हर्षदेव ओली, गोविंद वल्लभ पंत और आपका बैरिस्टर मुकंदी लाल। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं दोस्तों कुमाऊं का इतिहास किसका है, तो ये है दोस्तों बद्रीदत्त पांडे का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के क्रांतिकारी बद्रीदत्त पांडे ने जेल में कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता है, कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुमाऊं केसरी। अगर आपको पूछा जाए कि कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बद्रीदत्त पांडे ने आप सभी जानते हैं 1921 में जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था उसका सफल नेतृत्व किया था। कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, इसको भी अच्छे से आपने देखना है। ठीक है, कुली बेगार उत्तराखंड जी के भी आपने अच्छे से देखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुली बेगार आंदोलन जो था ये कब हुआ था, ठीक है, कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1921 में, 1921 में हुआ था। इसका जो है सफल नेतृत्व किया था दोस्तों बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, और उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डिटेल में जो आपका डिटेल में जो समरी है वो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, उत्तराखंड जीके आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पर जो है डिटेल में जो है उत्तराखंड का इतिहास जो है आपको बताया गया है। तो यहाँ पर कुली बेगार आंदोलन मैंने अलग से भी बताया है आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुली बेगार आंदोलन याद रखेंगे 1921 में हुआ था। ठीक है, इसका सफल नेतृत्व किसने किया, बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये जो पुस्तक ये जो इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है, इसको दोस्तों इन्होंने जो है कारावास के दौरान लिखी है। ठीक है, यानी कि जब ये जेल में थे। ठीक है, और ये प्रकाशित कब हुई थी ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी 1937 में। ठीक है, 1937 में जो है क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी दोस्तों कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो आंसर रहेगा आपका 1937 में। ठीक है, साथ ही साथ आप जानती हैं यह ग्रंथ जो है कुमाऊं का इतिहास जो है ये कुमाऊं क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास, वंशावली और लोक संस्कृति का एक प्रमाणिक स्रोत जो है इसको माना जाता है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी जानते हैं हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया था। ठीक है, इसके लिए चलाया गया जो अभियान था उसका कूट नाम पूछा है। ठीक है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ट्राइडेंट या फिर ऑपरेशन कैक्टस। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है आंसर जो है जरूर कमेंट करें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
देखिए यहाँ पर राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था। तो 37 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ध्यान रखेंगे हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो था दोस्तों। ठीक है, क्या था, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। यह पुलिस कार्रवाई दोस्तों सितंबर 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर भारतीय सेना द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1948 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर आपको 4 क्रांतियाँ दी हैं। ठीक है, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की और गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड की। तो यहाँ पर आपको बताना है टेनिस कोर्ट की शपथ। ठीक है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, तो आपको आंसर करना है 38 का क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर। टेनिस कोर्ट की शपथ किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, टेनिस कोर्ट की शपथ दोस्तों, ये दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये हुई थी दोस्तों 20 जून 1789। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। टेनिस कोर्ट की शपथ जो है आप जानती हैं कब हुई, तो ये शपथ जो है 20 जून 1789 को वर्साई के टेनिस कोर्ट में जो तृतीय स्टेट है इनके प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बता रखा है। 39 का आंसर करेंगे, काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन क्रांतिकारी बच निकला था। ठीक है, आप सभी जानते हैं काकोरी कांड कब हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन कौन जो है इसमें जो है शामिल था काकोरी कांड में, और कौन शामिल नहीं था, किसे जो है यहाँ पर फांसी नहीं दी गई। तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया है कौन जो है यहाँ पर फांसी की सजा से बच निकला था। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे काकोरी कांड में फांसी की सजा से कौन बच निकला था, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था, आपको पूछा जा सकता है काकोरी कांड कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925। ठीक है, ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था, काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे काकोरी जो है दोस्तों ये कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ के पास में है काकोरी। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काकोरी कांड दोस्तों कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को हुआ। ठीक है, ये क्या था दोस्तों, एक ट्रेन डकैती हुई थी दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी शामिल थे। किसके क्रांतिकारी शामिल थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक है, ध्यान रखेंगे HRA के जो क्रांतिकारी हैं इसमें शामिल थे। HRA का मतलब क्या हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसके क्रांतिकारी शामिल थे। अब कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे ये भी आपको याद रखना है, किनको जो है यहाँ पर फांसी दी गई थी। ठीक है, देखिए काकोरी कांड में दोस्तों आपने यहाँ पर समझा कि काकोरी कांड कब हुआ था और कौन जो है इसमें फांसी की सजा से बच निकला था। तो कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर कौन कौन जो है इसमें जो है आपके जिनको फांसी दी गई उनके नाम आपको याद रखने, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ठीक है, साथ ही साथ जो है अशफाक उल्ला खां को जो है इसमें फांसी दी गई थी। ठीक है, और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, रोशन सिंह के साथ साथ एक और नाम याद रखेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी। क्या नाम याद रखेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को भी जो है इसमें फांसी दी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, काकोरी कांड में फांसी की सजा से चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे। काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। लखनऊ के पास काकोरी में हुई ट्रेन डकैती में
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी शामिल थे, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खान हो गए, रोशन सिंह हो गए और राजेंद्र लाहिड़ी। इनको जो है इस केस में फांसी की सज़ा दी गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है पुलिस की पकड़ में नहीं आए और वो बाद में उन्होंने जो है कौन सी इसका जो है पुनर्गठन किया था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HRA का जो है उन्होंने क्या किया था, इसका पुनर्गठन कर दिया था उन्होंने। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किसने किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है। पुनर्गठन किसने किया अगर आपको पूछा जाएगा तो पुनर्गठन किसने किया, पुनर्गठन किया चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, और क्या नाम रखा है इसका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर क्या हो गया इसका नाम, HSRA। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि HRA का नाम जो है, इसका पुनर्गठन जो है किसने किया, तो किसने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। और इसका नाम क्या रखा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HSRA। ठीक है, सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40। तो ये आपका कई बार पढ़ा हुआ है, मराठा काल में चौथ क्या था। चलिए, मराठा काल में चौथ एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का एक कर था। ठीक है, अब किस प्रकार का कर था आपको पूछा गया है। व्यापार कर था, पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था, धार्मिक कर था या फिर गृह कर था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का, मराठा काल में चौथ कर जो है दोस्तों, ये पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला क्या था, एक सुरक्षा कर था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला एक सुरक्षा कर था दोस्तों ये। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, मराठा काल में यह किन क्षेत्रों से दोस्तों इसको वसूला जाता था। ठीक है, यानी कि जो चौथ कर था इसको किन क्षेत्रों से वसूला जाता था। ठीक है, वसूला कहाँ से जाता था, तो ध्यान रखेंगे जो सीधे जो है मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं थे, यानी कि जो मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं थे। अधीन नहीं थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जो सीधे मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं थे, जिससे उन पर मराठा आक्रमण न हो, इसके लिए जो है इसको वसूला जाता था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है इसकी दर क्या थी। ठीक है, जो चौथ कर था दोस्तों, ठीक है, पहले तो आपको याद रखना है चौथ कर मराठा काल में था। ठीक है, याद रखना है चौथ कर जो है ये एक दोस्तों सुरक्षा कर था। ठीक है, ये कहाँ से वसूला जाता था, जो सीधे मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं थे। ठीक है, उनसे ये वसूला जाता था। अगर इसकी दर पूछी जाए, चौथ कर की जो दर थी वो क्या थी। ठीक है, इसकी दर अगर आपको पूछी जाएगी तो ध्यान रखेंगे इसकी दर थी दोस्तों कुल राजस्व का। ठीक है, कुल राजस्व का, ठीक है, कुल राजस्व का 1/4, यानी कि आपका 25% था। ठीक है, ध्यान रखेंगे चौथ कर। ठीक है, पूछा जाएगा आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि चौथ कर की दर क्या थी। ठीक है, तो दर याद रखेंगे कुल राजस्व का 1/4 था, यानी कि 25% होती थी ये दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41, आंसर करिए। 41, चीन में बॉक्सिंग विद्रोह कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा गया है चीन में बॉक्सिंग विद्रोह जो है ये कब हुआ था। ऑप्शन देखिए 1899 टू 1900, या फिर 1911, या फिर 1921, या फिर 1949। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 41 का, चीन में बॉक्सिंग विद्रोह दोस्तों किस वर्ष हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 41 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 1899 से 1900 के बीच में जो है बॉक्सिंग विद्रोह हुआ था दोस्तों चीन में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यह एक विदेशी विरोधी और ईसाई विरोधी हिंसक आंदोलन था, जिसे सोसाइटी ऑफ राइट्स एंड हारमोनियम फिट्स ने जो है चलाया था। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा कि ये जो बॉक्सिंग विद्रोह था चीन में, इसको किसने चलाया था। ठीक है, याद रखेंगे किसने चलाया था इसको, सोसाइटी,
ठीक है, सोसाइटी ऑफ, ठीक है, सोसाइटी ऑफ राइट्स एंड हार्मोनियस फिट्स, हार्मोनियस, अच्छे से याद रखेंगे नाम, हार्मोनियस फिट्स, फिट्स, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है चीन में बॉक्सिंग विद्रोह को जो है किसने जो है इसको चलाया था, तो याद रखेंगे सोसाइटी ऑफ राइट्स एंड हार्मोनियस फिट्स, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, यानी कि आपका इसको कहते हैं बॉक्सर्स, ठीक है, बॉक्सर विद्रोह, ठीक है। और इसमें विद्रोहियों का जो नारा था दोस्तों, वो भी आपको पूछा जा सकता है। इसमें विद्रोहियों का नारा था दोस्तों, क्या था? विदेशियों को बाहर निकालो, ठीक है। क्या था? विदेशियों को बाहर निकालो, ठीक है। विदेशियों को बाहर निकालो, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा किस विद्रोह का नारा जो है विदेशियों को बाहर निकालो था, तो आंसर हो जाएगा आपका बॉक्सिंग विद्रोह, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। 42 का आंसर करना है, हंटर कमीशन का मुख्य केंद्र किस शिक्षा स्तर पर था, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से मैंने बता रखा है, ठीक है। एलटी के दौरान जो है एलटी का पूरा सिलेबस मैंने आपको करवाया था, ठीक है। और प्रवक्ता वाला भी मैंने आपको करवाया था, जिसमें हंटर कमीशन वगैरह सारे मैंने आपको कराए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हंटर कमीशन 1882 का मुख्य केंद्र किस शिक्षा स्तर पर था? प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय या फिर तकनीकी शिक्षा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हंटर कमीशन। आप जानती हैं दोस्तों, हंटर कमीशन जो है इसको जो है लॉर्ड रिपन ने जो है हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन किया था, ठीक है। कब आया हंटर आयोग, आपको ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हंटर आयोग कब आया? 1882, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हंटर कमीशन का मुख्य केंद्र किस शिक्षा पर था दोस्तों? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस आयोग ने, यानी कि जो हंटर कमीशन है, इसने सिफारिश की थी दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए? स्थानीय भाषा होना चाहिए। क्या कहा था? स्थानीय भाषा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो है स्थानीय भाषा होना चाहिए। इससे जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन जो है जिला और नगर बोर्डों को सौंपने का क्या है, सुझाव दिया गया था, ठीक है। ये आपको मैंने अच्छे से बताया था, ध्यान रखेंगे, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि लॉर्ड रिपन ने जो है हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था, ठीक है। और किस लिए किया था अगर आपको पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाए कि जो आपका हंटर कमीशन है, ये दोस्तों जो है किस शिक्षा स्तर की बात करता है? प्राथमिक स्तर की बात करता है, ठीक है। यानी कि प्राथमिक स्तर में शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्थानीय भाषा होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन जिला और नगर बोर्डों को सौंपने का इसने सुझाव दिया। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि जो है इसने जो है किसकी समीक्षा के लिए जो है इसका जो है हंटर कमीशन किसकी समीक्षा के लिए आया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हंटर कमीशन जो है ये आया था जो आपका वुड डिस्पैच है, ठीक है। कब आया था वुड डिस्पैच? ठीक है, वुड डिस्पैच ये आपने कई बार परीक्षाओं में देखा होगा। वुड डिस्पैच ये कब आया था? ये आया था दोस्तों 1854 में, 1854 में आया था ना वुड डिस्पैच। तो इसकी समीक्षा के लिए ही दोस्तों हंटर कमीशन बना, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं हंटर कमीशन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। आपको आंसर करना है, पुनर्जागरण काल में मानववाद का जनक किसे माना जाता है? तो चलिए आंसर कीजिए, दांते, पेट्रार्क, इरास्मस या फिर लियोनार्डी विंची। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 43 का? आप सभी जानते हैं मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? मानवतावाद का जनक,
तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पेट्रार्क, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। पुनर्जागरण काल में मानवतावादी का जनक जो है किसे माना जाता है, पेट्रार्क को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। पेट्रार्क कौन थे दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं, ये 14वीं शताब्दी के जो हैं, ठीक है, 14वीं शताब्दी के जो हैं क्या थे कि एक इतालवी विद्वान और कवि थे। क्या थे, इतालवी कवि और विद्वान, ठीक है, कवि और विद्वान, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में आपने रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। आपको आंसर करना है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, ठीक है। ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये किसकी आत्मकथा है, यानी कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 44 का राइट आंसर, इंडिया विंस फ्रीडम। दोस्तों ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, सब आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछा जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, आंसर करेंगे आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, ये पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्री आपको पूछ लिया जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है। स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आंसर हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्षों में एक थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, इसका आंसर करिए। 1857 के विद्रोह के समय बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है, इसको आप अच्छे से इसको तैयार करें दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय बरेली से पूछा है दोस्तों, बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी लियाकत अली या फिर तात्या टोपे। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा 45 का। तो याद रखेंगे दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय जो है बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों विद्रोह के दौरान जो है इन्होंने स्वयं को क्या किया था, नवाब घोषित किया था, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखेंगे, खान बहादुर खान ने दोस्तों, ठीक है, इस जो विद्रोह के दौरान जो है इन्होंने खुद को जो है स्वयं को जो है नवाब घोषित किया था, ठीक है। और लगभग 1 वर्ष तक जो है एक संगठित प्रशासन इन्होंने चलाया था, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है, इसमें पूछा जाता है अलग अलग जगह से जो है कौन किसने नेतृत्व किया, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में आपने आंसर करना है दोस्तों, लेनिन द्वारा शुरू की गई नई आर्थिक नीति एनईपी किस वर्ष लागू की गई। चलिए आंसर कीजिए, लेनिन से पूछा है, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति जो है किस वर्ष लागू की गई थी, 1917, 1921, 1924 या फिर 1928। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा, लेनिन द्वारा शुरू की गई नई आर्थिक नीति एनईपी वर्ष 1921 में लागू की गई थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति को किस वर्ष लागू किया था, 1921 में, ठीक है। यह एक प्रकार की दोस्तों क्या थी, एक मिश्रित जो है क्या थी, अर्थव्यवस्था थी, जिसमें किसानों को जो है अधिशेष उपज बेचने और छोटे निजी उद्योगों को चलाने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्या था, क्या बताया मैंने,
इसको ध्यान रखेंगे। नई आर्थिक नीति थी दोस्तों, ये एक क्या थी, ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें किसानों को अधिशेष उपज बेचने और छोटे निजी उद्योग को चलाने की इसमें अनुमति दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47। ये आपका उत्तराखंड जीके से है। आपको बताना है डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं डोला पालकी आंदोलन, इसका नेतृत्व जो है किसने किया, जयनंद भारती, खुशीराम आर्य, बलदेव सिंह आर्य या फिर हरिप्रसाद टमटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डोला पालकी आंदोलन। ये मैंने अच्छे से आपको डिटेल में जो है बता रखा है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर जो है अलग से आपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के सारे जो है अलग बताए गए हैं। डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, जयानंद भारती ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका 47 का राइट हो जाएगा। ठीक है, यह आंदोलन दोस्तों डोला पालकी जो आंदोलन था ये कब चला था आपको पूछा जा सकता है। तो ये 1930 के आसपास ये आंदोलन चला था दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन। ठीक है, और कहाँ चला था ये, गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किया था जयनंद भारती ने। ठीक है, यह आंदोलन कब हुआ था, 1930 के आसपास ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों ये किनके द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन डोला पालकी, ये किससे संबंधित था, पूछा जाता है कि ये डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था। तो ये दोस्तों था शिल्पकारों से संबंधित। ठीक है, शिल्पकारों से संबंधित था दोस्तों डोला पालकी आंदोलन। शिल्पकारों या कह सकते हैं दलितों। ठीक है, दलितों से संबंधित था, यानी कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए इसको चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या था दोस्तों, इस आंदोलन में आपने पढ़ा होगा डोला पालकी, इसमें दोस्तों सवर्णों द्वारा जो दलित दुल्हों को शादी में पालकी यानी कि डोला में बैठने से रोका जाता था इसमें, जिसका इस आंदोलन ने क्या किया था, कड़ा विरोध किया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर कीजिए। 48 है दोस्तों, वारसा पैक्ट कब समाप्त हुआ। चलिए आंसर कीजिए, वारसा पैक्ट जो है ये कब समाप्त हुआ था, 1989, 1991, 1995 या फिर 1985। वारसा पैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये तो आपको समाप्त पूछा गया ना, कब समाप्त हुआ। अगर आपको पूछा जाए कि वारसा पैक्ट जो है कब स्थापित हुआ, ठीक है, ये कब स्थापित हुआ अगर पूछा जाएगा तो आंसर रहेगा 1955, 1955 में स्थापित हुआ वारसा पैक्ट। और कब समाप्त हुआ तो ये पूछा गया है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। वारसा पैक्ट दोस्तों कब शुरू हुआ था, या हुआ था 1955 में, और समाप्त कब हुआ, 1991 में। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो आपका वारसा पैक्ट था ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका एक सैन्य जो है गठबंधन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी साथ में याद रखना है कि वारसा पैक्ट जो था एक क्या था, एक सैन्य गठबंधन था दोस्तों एक। ठीक है, क्या था, सैन्य गठबंधन। ठीक है, सैन्य गठबंधन था। और किसके बीच में था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, सोवियत संघ और, ठीक है, सोवियत, ठीक है, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपी या पूर्वी यूरोप। ठीक है, और पूर्वी यूरोप। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पूर्वी यूरोप। ठीक है, यूरोप कर लेना इसको। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट आपको वारसा पैक्ट से याद रखने। ठीक है, वारसा पैक्ट जो है दोस्तों ये कब समाप्त हुआ, 1991 में। ठीक है, और कब इसको स्थापित किया गया था, 1955 में, 1955 में। ठीक है, और ये क्या है, एक आपका सैन्य गठबंधन है, किसके बीच, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के बीच। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 का आंसर कीजिए। ये आपने क्वेश्चन कई बार पढ़ा है। द लास्ट सपर चित्र के रचनाकार कौन है।
चलिए आंसर कीजिए। द लास्ट सपर। ये चित्र दोस्तों द लास्ट सपर, इसको किसने जो है इस चित्र को बनाया था? ठीक है, माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो द विंची या फिर डोनाटेलो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 49 का आपको आंसर करना है द लास्ट सपर चित्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लियोनार्डो द विंची। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप सभी ने इसको पढ़ा है। ठीक है, जो जितने भी इम्पोर्टेंट दोस्तों चित्रकार हैं और उनके जो चित्र हैं ये पूछे जाते हैं, चाहे राफेल हो, चाहे आपका माइकल एंजेलो हो, इनके दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आपने सबको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर कीजिए। 50 है दोस्तों, 1891 की एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किस भारतीय नेता ने किया था? आपको बताना है 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल, इसका विरोध जो है किस भारतीय नेता ने किया था? बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानडे, बहराम जी मलाबारी और स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का? एज ऑफ कंसेंट बिल, ये क्या था दोस्तों? कंसेंट बिल जो था, एज ऑफ कंसेंट बिल, ये क्या था दोस्तों? इस विधेयक में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है 10 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि एज ऑफ जो कंसेंट बिल है, ठीक है, इस बिल में दोस्तों, इस विधेयक में जो है क्या किया गया था? लड़कियों के विवाह की उम्र जो है, ठीक है, लड़कियों, ठीक है, लड़कियों के विवाह की उम्र, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। आपको पूछ लिया जाएगा तो आपने बिल को ध्यान से रखना है। जो ये विधेयक था एज ऑफ कंसेंट बिल, इस विधेयक में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो इसी का जो है विरोध किया था दोस्तों, किसने किया था? किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों इसका विरोध। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि एज ऑफ कंसेंट बिल कब आया? ठीक है, ये आया 1891 में। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। क्या है एज ऑफ कंसेंट बिल? मैंने आपको बता दिया ये क्या है। ये एक विधेयक है दोस्तों जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का प्रावधान था। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है दोस्तों इसका विरोध किया था। विरोध इसलिए नहीं किया था कि जो है बाल विवाह के समर्थन में विरोध नहीं किया था, बल्कि इस सिद्धांत पर किया था कि विदेशी सरकार को जो है भारतीय सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 51। 51 का आंसर करेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का चार्टर कहाँ स्वीकार किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी आपको कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है यूएनओ का चार्टर जो है कहाँ स्वीकार किया गया था? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लंदन या फिर जिनेवा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का चार्टर जो है दोस्तों ये सैन फ्रांसिस्को में स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि यह सम्मेलन जो है यूएनओ का जो चार्टर था जो आपका सैन फ्रांसिस्को में स्वीकार किया गया था, यह सम्मेलन जो है कब हुआ था आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यूएनओ का जो चार्टर स्वीकार किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, इसका सम्मेलन हुआ था दोस्तों 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल से 26 जून 1945। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। यह सम्मेलन जो है 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप हर क्वेश्चन का जो है आंसर करने का प्रयास करें। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता, ठीक है, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? आंसर कीजिए। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली या फिर
अच्युत पटवर्धन। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन दोस्तों। ये दोस्तों ये आजाद दस्ता जो था, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध, यानी कि जो गोरिल्ला जो युद्ध था उसमें गोरिल्ला उसको चलाना और संचार साधनों को बाधित करना था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 52 का क्या हो जाएगा, आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आजाद दस्ता का गठन किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों इसका जो उद्देश्य था क्या था, ठीक है, आजाद दस्ता जो था इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध चलाना और संचार साधनों को बाधित करना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करेंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 किस वाइसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव आप सभी जानते हैं 1940, तो इसको दोस्तों किस वाइसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड विवेल, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड विलिंगटन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 53 का। अगस्त प्रस्ताव 1940 जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वाइसराय कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 जो है किस वाइसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इसे दोस्तों 8 अगस्त 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। ठीक है, इसका पूरा आपको ध्यान में रखना है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त पूरा आपको ध्यान रखना है 1940। ठीक है, ये है आपका अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, मैंने बता दिया ये जो है आपका अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आंसर करना है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 मुख्य रूप से किससे संबंधित था। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है ये आया था 1881 में। तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित था, महिला श्रम से, पुरुष वेतन से, बाल श्रम से या फिर साप्ताहिक अवकाश से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। ध्यान रखेंगे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1881 में आया। ठीक है, तो ये दोस्तों किससे संबंधित था, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये था दोस्तों बाल श्रम से संबंधित। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया, 1881 में आया। ठीक है, इसका संबंध किससे है, बाल श्रम से है दोस्तों। ठीक है, किससे है, बाल श्रम से। इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि किस अधिनियम के तहत जो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आंसर रहेगा आपका प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। कब आया था, 1881 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आंसर करेंगे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 की स्थापना किसने की थी। चलिए आंसर कीजिए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई पूछा जा सकता है आपको, 1884। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना पूछा है। ऑप्शन देखिए, ज्योतिबा फुले, जी अगरकर, बी आर अम्बेडकर या फिर केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 का दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में किसने की थी, गणेश गोपाल अगरकर ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म भी याद रखें। ठीक है, गणेश गोपाल अगरकर। ठीक है, गणेश गोपाल अगरकर ने दोस्तों
इसकी स्थापना की थी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। कब की थी पूछा जाएगा, तो 1884 में की थी। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों आपको पूछा जाएगा कहाँ की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, पुणे में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, इस संस्था का उद्देश्य जो है शिक्षा के माध्यम से भारतीय युवाओं में राष्ट्रवादी भावना जगाना था। ठीक है, जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी दोस्तों, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा के माध्यम से जो भारतीय युवा हैं उनमें जो है राष्ट्रवादी भावना जागृत करना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे फैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर कीजिए। 56 है दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम सामाजिक समझौता कहते हैं, ये पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 56 का, हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर कांट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम सामाजिक समझौता कहते हैं, ये पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूसो। ठीक है, किसकी पुस्तक है ये, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है दोस्तों। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि ये जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये कब प्रकाशित हुई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों 1762 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, 1762 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसकी पुस्तक है, रूसो की पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको, आपने एक जो है रूसो का एक प्रसिद्ध कथन जो है आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कथन दोस्तों इसी पुस्तक में है इनका। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही इनका एक कथन है दोस्तों। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, मनुष्य जो है, नोट कर सकता है, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। ठीक है, स्वतंत्र पैदा हुआ है। ठीक है, स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो कथन है ये आपका किस में है, ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कभी, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये कथन जो है किस पुस्तक में है। तो याद रखेंगे रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर। आंसर कीजिए, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। चलिए, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। नागपुर, गया, बारदोली या फिर बेलगाम। क्या हो जाएगा 57 का राइट आंसर। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, बारदोली अधिवेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बारदोली अधिवेशन जो है ये हुआ था आपका, कब हुआ था बारदोली अधिवेशन, 1922 में। ठीक है, कब हुआ था, 1922 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को दोस्तों। ठीक है, ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप जानती हैं दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था ना, आपने पढ़ा है। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी कांड में भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाई जाने की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, फिर 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में औपचारिक रूप से इस आंदोलन को जो है क्या किया गया था, स्थगित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में आपने आंसर करना है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र
यानी कि सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी जो है मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था, ठीक है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, बरकतुल्ला, राजा महेंद्र प्रताप या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है ये किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से, ठीक है। मैंने बताया था आपको उबैदुल्ला सिंधी जो है इनने दोस्तों अफगानिस्तान यानी कि काबुल से भारत में महमूद हसन को जो है फारसी भाषा में गुप्त संदेश जो है रेशमी कपड़ों पर लिख के भेजे थे, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कि जो आपके जो उबैदुल्ला सिंधी हैं इन्होंने अफगानिस्तान काबुल से, ठीक है, अफगानिस्तान से जो है इन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान से भारत में जो है किसको पत्र लिखा, किसको जो है लिख कर भेजा? महमूद हसन। ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको नोट रखना है महमूद हसन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उबैदुल्ला सिंधी ने अफगानिस्तान काबुल से भारत में महमूद हसन को जो है किस भाषा में? फारसी भाषा में गुप्त संदेश रेशमी कपड़ों पर लिख के भेजे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 है दोस्तों। पेशावर कांड 1930 के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली को कितने वर्ष की जेल हुई थी? चलिए ऑप्शन देखिए, 5 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष या फिर आजीवन कारावास। क्या हो जाएगा 59 का राइट आंसर? पेशावर कांड कब हुआ था दोस्तों? पूछा जाएगा आपको। 1930 में हुआ था पेशावर कांड, ठीक है। कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया है वीरचंद सिंह गढ़वाली को कितने वर्ष की सजा हुई। आपको पूछा जाता है पेशावर कांड के नायक कौन थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा वीरचंद सिंह गढ़वाली, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी क्रम में आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। पूछा जाएगा आपको पेशावर कांड कब हुआ, आंसर करेंगे 1930 में हुआ पेशावर कांड। अगर आपको पूछा जाएगा पेशावर कांड के नायक कौन थे, आंसर हो जाएगा वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो इनको कितने वर्ष की सजा हुई? तो 59 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें डिटेल में पूछा जाए, अगर आपको 11 वर्ष से जो है इनको थोड़ा ज़्यादा हुई थी, ठीक है। 11 वर्ष 3 माह 11 वर्ष 3 माह 18 दिन, ठीक है, 18 दिन। तो ये टोटल जो है इनको सजा हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन में 3 माह 18 दिन नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीरचंद सिंह गढ़वाली को 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की जेल हुई थी दोस्तों, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। और जो आपका पेशावर कांड हुआ था 1930 में हुआ था, तो अगर आपको डेट पूछी जाए तो 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को हुआ था दोस्तों पेशावर कांड, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। इटली में फासीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन देखिए, हिटलर, मुसोलिनी, फ्रैंको या फिर सालाजार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इटली में आपको पूछा गया है इटली में फासीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ। तो 60 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा 60 का दोस्तों, इटली में फासीवाद का उदय जो है किसने किया? मुसोलिनी, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ? मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। मुसोलिनी ने वर्ष 1919 में दोस्तों मिलान शहर में फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मुसोलिनी ने जो है, आपको ध्यान रखना है मुसोलिनी ने जो है फासिस्ट जो पार्टी थी दोस्तों फासीवाद, तो ये फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी पूछा जाएगा। तो 1919 में की थी, ठीक है। कहाँ की थी? मिलान शहर में, इटली के मिलान शहर में जो है मुसोलिनी ने जो है किसकी स्थापना की थी? फासिस्ट पार्टी की, ठीक है, फासिस्ट पार्टी, ठीक है, फासिस्ट पार्टी। तो आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि फासिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, आंसर हो जाएगा आपका मुसोलिनी की, तो मुसोलिनी ने की, ठीक है। कहाँ की? तो याद रखेंगे इटली के मिलान शहर में की। कब की पूछा जाएगा? तो 1919 ईस्वी में की, ठीक है। ध्यान रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा
और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।